25 जून 1975 क्या हुआ था उस दिन? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी लगने से इंदिरा गांधी और उनके क्लोज एसोसिएट्स के हाथों में सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था और जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया उन्हें विदाउट ट्रायल जेल भेज दिया गया। इसमें नोटेबल अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे बड़े लीडर शामिल थे। वहीं बचे हुए लोग भेष बदलकर अंडरग्राउंड हो गए। जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस न्यूज को दबाने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और मीडिया को कंट्रोल किया जाने लगा। वहीं आम जनता को फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी और स्लम डिमोलिशन जैसी समस्याएं देखने को मिली। इस इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। आजादी के बाद पहली बार ऐसा लगा कि भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है। इंदिरा गांधी को भारत के डेमोक्रेसी का डिक्टेटर माना जाता है, लेकिन इमरजेंसी से पहले इन्हें आयरन लेडी और शक्ति जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो मिसेस इंदिरा गांधी को इमरजेंसी इम्पोज करना पड़ा? दरअसल इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगाता है, जिसके बाद 1971 और 1972 का इलेक्शन इंदिरा गांधी जीत जाती है। इस जीत के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल इंदिरा के हाथों में आ जाता है। इसके चलते इन्होंने प्रीवी पर्स को लेकर एक बड़ा विवादित फैसला लिया। इसमें भारत सरकार पहले रॉयल फैमिलीज को कुछ अमाउंट देता था, जो 1971 में इंदिरा गांधी ने 26th अमेंडमेंट पास करते हुए इस रूल को खत्म कर देती है। वहीं बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वॉर की वजह से इंडिया का काफी नुकसान होता है। अराउंड 6 मिलियन रिफ्यूजीज जो बांग्लादेश से इंडिया आए थे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए काफी ह्यूज अमाउंट में रिसोर्सेज खत्म होते हैं, जिससे महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस हो जाता है, जिसके चलते इन्फ्लेमेशन और प्राइस राइज भयानक तरीके से देखने को मिलता है। इससे देश की जनता को लगता है कि इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे ये सब झूठे चोचले थे, और वहीं सरकार में करप्शन अपने पीक पर था। लोगों को छोटे से छोटा काम करवाने के लिए घूस देना पड़ता था। ऐसे ही एक करप्शन केस में गुजरात के सीएम चमन भाई पटेल का नाम सामने आता है। इस इंसिडेंट से जनता का आक्रोश काफी बढ़ जाता है। सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि सरकारी बसों में आग लगा दी जाती है और इस मूवमेंट को नव निर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। बढ़ती हिंसा, लोगों की नाराजगी और भारी डिमांड पर इंदिरा गांधी को गुजरात में से कांग्रेस की सरकार को हटाना पड़ता है। सेम गुजरात से इंस्पायर होकर बिहार में बढ़ती महंगाई और करप्शन के अगेंस्ट स्टूडेंट के थ्रू एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, जिसे लीड करते हैं जयप्रकाश नारायण, और इस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट का नाम दिया जाता है। इनकी भी सेम डिमांड थी, गुजरात की ही तरह बिहार में से कांग्रेस की सरकार को हटाना है। वहीं 1973 में एक और स्ट्राइक होता है। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस नाम के एक अपोजिशन लीडर 42,000 रेलवे वर्कर्स के साथ मिलकर बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए स्ट्राइक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी पास्ट में की हुई अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने महंगाई हो या ऑयल क्राइसिस, बिहार मूवमेंट हो या रेलवे स्ट्राइक, इन सब को एंटी नेशनल मूवमेंट डिक्लेयर कर देती है। एक और बड़ा झटका इंदिरा गांधी का इंतजार कर रहा था। 1975 में हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें इंदिरा गांधी के अपोजिशन लीडर राजनारायण का उन पर आरोप था कि इंदिरा ने 1971 के इलेक्शन में मेल प्रैक्टिसेस की हैं, जिसमें उन्हें कल्प्रिट पाया गया और हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती हैं और इसके बाद 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी के केस की हियरिंग होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन कोर्ट के अगले हियरिंग तक इंदिरा एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते देश में जगह जगह पर राइट्स और प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इसका फायदा उठाते हुए जेपी मूवमेंट एक बार फिर जोर पकड़ता है, जहां पर जयप्रकाश नारायण सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा देते हुए स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए कंपेल्ड करते हैं। पूरा राशन पूरा काम नहीं तो होगा चक्का जाम, और जनता का दिल बोल रहा है इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है जैसे नारे लगाए जाते हैं। सिचुएशन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इंदिरा गांधी इसे अपने खिलाफ अपोजिशन लीडर्स का साजिश बताती हैं
और इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट घोषित करते हुए 25 जून 1975 की आधी रात को इंटरनल डिस्टरबेंस के चलते इंडियन आर्टिकल 352 के रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। आप इस क्लिप को सुन सकते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जन साधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इमरजेंसी लगते ही सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं सरकार को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए कोई भी चार्जेस लगाने की जरूरत नहीं थी और न ही उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की जरूरत थी। इमरजेंसी की अगली सुबह सभी अपोनेंट लीडर्स को जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरी इमरजेंसी के दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल अपोनेंट्स, प्रोटेस्टर, स्मगलर, हवाला ऑपरेटर्स और ब्लैक मार्केटर्स शामिल थे। वहीं अपोनेंट लीडर्स की गिरफ्तारी की खबर को दबाने के लिए उस रात रेडियो और प्रेस की पावर सप्लाई कट करके इन पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी गई थी। जिन्होंने भी इस न्यूज को या इंदिरा गांधी सरकार के अगेंस्ट कुछ भी छापने की कोशिश की, उनका लाइसेंस रद्द करके उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं जो न्यूज़पेपर इंदिरा गांधी सरकार के बारे में अच्छा छापते, उन्हें सरकार की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड की गई। अरेस्ट होने की डर से सभी प्रोटेस्ट एक झटके में खत्म हो जाते हैं और बचे हुए लीडर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जैसे कि करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी। इसके साथ आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है और आने वाले इलेक्शन को डिले कर दिया जाता है। इस तरह इंदिरा गांधी के अगेंस्ट उठने वाली हर आवाज को किसी न किसी तरीके से दबा दी गई। इस समय पूरा देश मिसेस इंदिरा गांधी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। वो जिसे चाहती जैसा चाहती नचा रही थी। यहाँ पर इंदिरा गांधी अनक्वेश्चन डिक्टेटर वाली पावर एंजॉय कर रही थी। इमरजेंसी के इतने सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन आम जनता को इसके बारे में कभी कुछ सही से पता ही नहीं चला। और पता चलता भी कैसे? रेडियो और न्यूज़पेपर पर तो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगी हुई थी। सरकार अपने अनुसार इन सब चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था और जो बेचारे इस खबर से अनजान थे, उन्हें इमरजेंसी काफी पसंद आ रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं इंदिरा गांधी के सख्ती से कदम उठाए जाने और जेल जाने के डर से सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे थे। करप्शन काफी हद तक कम हो गया था और एक बार फिर ट्रेनें सही टाइम पर चलने लगी थी। इससे देश भर में एक अलग ही शांत माहौल देखने को मिलता है। लेकिन आम जनता की ये खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों का स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी कराने की जिम्मेदारी अपने बेटे संजय गांधी को सौंप देती, जिसके बाद देश में जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं। लोगों का बहुत ही अनसेफ और अनहाइजेनिक तरीके से मास लेवल पर स्टेरिलाइजेशन किया गया। डॉक्टर्स, गवर्नमेंट वर्कर और यहाँ तक कि टीचर्स को टारगेट दिया गया और टारगेट न पूरा होने पर उन्हें पनिश किया जाता, जैसे उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता या फिर उनका प्रमोशन होल्ड कर दिया जाता। इसके चलते ये लोग आम जनता को जबरदस्ती पकड़कर उनका स्टेरिलाइजेशन करते, जिसमें 16 साल से 60 साल के व्यक्ति शामिल थे। इसके बारे में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, शायद वो भी इस सिचुएशन को फेस किए हो। पूरी इमरजेंसी के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों का स्टेरिलाइजेशन किया गया और ये खबर भी ज्यादा लोगों तक नहीं फैल पाई, क्योंकि सरकार ने प्रेस और मीडिया को पहले ही अपने गिरफ्त में ले लिया था। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे मेगा सिटीज में पुअर क्लासेस को स्लम डिमोलिशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड 21 महीनों बाद 21 मार्च 1977 को जब सारा माहौल इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था, तब उन्होंने इमरजेंसी खत्म कर दिया, जिसके बाद सभी पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज कर दिया गया और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बुरी हार हुई थी और इस तरह मोरारजी देसाई देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते। फिलहाल इमरजेंसी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मान लीजिए अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खत्म न किया होता तो आज देश का क्या हाल होता? आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी के हाथों में सारी पावर थी तो उन्होंने इमरजेंसी खत्म क्यों की और फ्रेश इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराई, जिसमें उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा? क्या ये उनकी एक सोची समझी चाल थी जो उन पर ही भारी पड़ गई? फिलहाल 1975 का इमरजेंसी हमें बार बार याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इस इमरजेंसी के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो हम इन चीजों से अवेयर रहें और अपने देश के लोकतंत्र, संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।